नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, मैंने आप सबके लिए RSCIT एग्ज़ाम का नए सिलेबस के अनुसार एक ऐसा पेपर तैयार किया है जिसके काफ़ी प्रश्न आपको आपके आने वाले RSCIT के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आप अपना RSCIT का एग्ज़ाम देने से पहले इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाना। तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर्स के आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सही है। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि पावरफुल कंप्यूटर्स का जो क्रम है वो क्या है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है कि सुपर कंप्यूटर है वो सबसे फास्ट है, सबसे पावरफुल है। उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, 2 नंबर पर आता है, और मिनी कंप्यूटर 3 नंबर पर आता है, और जो सबसे कमजोर कंप्यूटर है उसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर। तो ये क्या है, हमारे पास में पावरफुल कंप्यूटर्स का क्रम रहेगा। यानी कि दोस्तों, पहले का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न पूछा गया है, लैपटॉप किस प्रकार के कंप्यूटर्स का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो लैपटॉप होते हैं वो हमारे पास में माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। यानी कि दूसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में तीसरा प्रश्न पूछा गया है, आपके द्वारा भेजा गया मेल किस फोल्डर में संचित रहता है। यानी कि दोस्तों, आपने क्या किया, आपने मोबाइल से किसी दूसरे व्यक्ति को मेल भेजा, तो आप यदि उस मेल को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हो तो किस फोल्डर पर क्लिक करोगे। तो आप उस मेल को देखने के लिए सेंट मेल फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे। यानी कि तीसरे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में चौथा प्रश्न पूछा गया है, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी का क्या नाम है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ई कॉमर्स कंपनी क्या होती है। दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी की सहायता से आप घर बैठे कोई भी चीज़ है वो ऑनलाइन मंगवा सकते हो और बेच सकते हो। और फिलहाल पूरे दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है उसका नाम है अमेजन। यानी कि चौथे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में पांचवा प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, ऐसा ऐप जिसके अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो रहें। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक नागरिक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए राज ई वॉलेट डिजिटल प्रबंधक ऐप है उसका निर्माण किया है। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट है वो देख सकते हो। यानी कि पांचवे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में हेडर या फुटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का विकल्प कहाँ होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हेडर और फुटर क्या होते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर क्या बनती है, डॉक्यूमेंट बनती है, और जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेज कहते हैं। पेज का जो ऊपरी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, और जो पेज का निचला हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, फुटर कहते हैं। तो इस प्रकार से हेडर और फुटर की जो डेफिनेशन है वो होती है। तो अब इस प्रश्न में कहा गया है कि हेडर और फुटर में यदि आपको पेज नंबर इंसर्ट करने हैं तो आप किस विकल्प पर क्लिक करोगे। तो दोस्तों, आप उस समय MS वर्ड 2010 के अंदर इंसर्ट टैब पर क्लिक करोगे। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में औसत निकालने का सही सूत्र क्या है। तो दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे कि MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है, स्प्रेडशीट बनती है। और MS एक्सेल के अंदर क्या होता है कि गणितीय सूत्र हैं उनका उपयोग होता है। यानी कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, परसेंटेज निकालना, ये सब कार्य MS एक्सेल के अंदर होते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि MS एक्सेल में यदि आपको औसत या एवरेज निकालना है तो उस समय सही सूत्र कौन सा होगा। तो उस समय आप ऑप्शन ए में जो फॉर्मूला दे रखा है उसका यूज भी कर पाएंगे। देख सकते हैं, फॉर्मूला है बराबर एवरेज ब्रैकेट A1, A2, A3, A4, A5 ब्रैकेट बंद। इस सूत्र का प्रयोग भी कर पाएंगे। और वहीं जो ऑप्शन बी में सूत्र दे रखा है बराबर एवरेज ब्रैकेट A1 to A5 ब्रैकेट बंद। तो इन दोनों सूत्र की सहायता से आप MS एक्सेल के अंदर क्या कर सकते हो, औसत निकाल सकते हो। यानी कि दोस्तों, सातवें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त दोनों सही हैं। आगे हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में शुरुआत से स्लाइड शो शुरू करने हेतु किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि MS पावर पॉइंट के अंदर क्या बनती है, प्रेजेंटेशन बनती है। और प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होती है, विभिन्न स्लाइडें होती है। जिससे ये क्या है, एक प्रेजेंटेशन की विभिन्न स्लाइडें हैं। तो दोस्तों, यदि आपको किसी स्लाइड का स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप कीबोर्ड पर F5 कुंजी है उसका प्रयोग करेंगे। यानी कि दोस्तों, हमारे पास में शॉर्टकट कमांड क्या होगी, वो होगी F5। यानी कि आठवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में नौवां प्रश्न पूछा गया है, डिवाइस ड्राइवर्स किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रकार है। तो दोस्तों, जो डिवाइस ड्राइवर्स होता है वो हमारे पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार होता है। यानी कि नौवें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न पूछा गया है, ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करवाने हेतु SSO में प्रयुक्त ऐप कौन सा है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं SSO की फुल फॉर्म बताना चाहूंगा। SSO की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन। और यदि आप किसी अधिकारी के खिलाफ सरकार को एक कंप्लेंट या शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप राज संपर्क ऐप है उसकी सहायता से आप उस शिकायत को दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि 10वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न पूछा गया है, ईमेल के अंदर बिन फोल्डर में कौन से मेल होते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यदि हम कोई मेल है वो मिटा देते हैं तो वो जो हमारा मेल है वो बिन फोल्डर में या फिर ट्रैश फोल्डर में चला जाता है। यानी कि दोस्तों, ईमेल के अंदर जो डिलीट किए हुए मेल हैं वो कहाँ चले जाएंगे,
बिन फोल्डर के अंदर चले जाएंगे, यानी कि 11वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 12वां प्रश्न पूछा गया है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको मैंने कुछ ही देर पहले एसएसओ की फुल फॉर्म बताई थी। दोस्तों एसएसओ की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंगल साइन ऑन, यानी कि 12वीं का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड 2010 में किसी पेज के चारों ओर बॉर्डर इंसर्ट करने का जो ऑप्शन है वो किस टैब में होता है। तो दोस्तों आपको मैंने कुछ ही देर पहले कहा था कि MS वर्ड के अंदर क्या होता है, पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है। अब आपको इस पेज के चारों ओर क्या लगाना है, बॉर्डर लगाना है। तो दोस्तों आप किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किस टैब पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप उस समय पेज लेआउट टैब है उस पर क्लिक करेंगे, यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में किसी सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को कट करने की कमांड क्या है। यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, किसी शब्द को कट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। तो दोस्तों आप उस समय कीबोर्ड के अंदर Ctrl+X कुंजी है वो दबाएंगे, यानी कि 14वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 15वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड चेंज होने पर जो इफेक्ट आते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन इफेक्टों को हम कहते हैं ट्रांजिशंस। क्या कहते हैं दोस्तों, ट्रांजिशंस, यानी कि 15वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 16वां प्रश्न पूछा गया है, ई कॉमर्स के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ई कॉमर्स के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन ए है, हम इसमें ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है जैसे कि अमेजन होगी, फ्लिपकार्ट होगी, और उसमें यदि हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम अपने ई वॉलेट से है वो पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। उसी के आगे बी ऑप्शन है, ई कॉमर्स में शॉपिंग सिक्योर होती है। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वो सिक्योर होगी, जितना चार्ज कटना चाहिए उतना ही कटेगा, ज़्यादा नहीं कटने वाला, यानी कि ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। उसी के आगे सी ऑप्शन दिया गया है, ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी ई कॉमर्स कंपनी है या ई कॉमर्स वेबसाइट है तो उसमें यदि आप पेमेंट करना चाहते हो तो वो डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यानी कि दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। आगे हमारे पास में डी कथन है, बिल्कुल ये गलत होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में लास्ट कथन यही बचा है। इसमें कहा गया है कि हर सामान हेतु आपको सामान को आने से पहले ही पूरा पेमेंट करना होता है। नहीं दोस्तों, यदि हम कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम पेमेंट है वो हाथों हाथ करें, हम कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं, यानी कि जब हमारा सामान है वो घर पर आएगा तभी हम उसे पेमेंट देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको कहा गया है कि सामान को आने से पहले ही पूरा पेमेंट करना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, यानी कि दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 17वां प्रश्न पूछा गया है, राज ई वॉलेट में कुल कितनी साइज तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों राज ई वॉलेट के अंदर मैंने आपको पहले कहा था कि हमारी डॉक्यूमेंट्स है वो सेव रहती है। अब आपको ये बताना है कि राज ई वॉलेट के अंदर कितना डाटा है वो रह सकता है, कितनी डॉक्यूमेंट रह सकती है। तो दोस्तों राज ई वॉलेट ऐप है उसमें मैक्सिमम 1 GB के डॉक्यूमेंट्स है वो रह सकते हैं, यानी कि 17वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन बी देखते हैं, अनंत संचयन क्षमता। नहीं दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर के अंदर इन्फिनिटी स्टोरेज कैपेसिटी है वो नहीं होती, उसके अंदर कोई ना कोई लिमिट जरूर होती है। तो ये क्या है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। उसी प्रकार से उच्च IQ लेवल, नहीं दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर दिमाग नहीं होता, हम जो उसको टास्क देते हैं उसी टास्क को वो पूरा करता है, यानी कि दोस्तों उच्च IQ लेवल है वो नहीं होता। तो अब हमारे पास में बचा ऑप्शन नंबर ए, विविधता। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर की एक विशेषता होती है कि कंप्यूटर में बहुत सारी विविधताएं होती है, यानी कि कंप्यूटर विंडोज 7 का भी आता है, विंडोज 8 का भी आता है, विंडोज 10 का भी आता है, विंडोज विस्टा का भी आता है, यानी कि जब कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे तो कंप्यूटर में विविधता तो होगी ही, जाहिर सी बात है। तो 18वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न 2 कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारे पास में पहला कथन है, स्नैपडील एक ऑनलाइन पेमेंट की वेबसाइट है। नहीं दोस्तों, स्नैपडील जो है वो एक प्रकार की ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और बेच सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। उसी प्रकार से दूसरा कथन दिया गया है, अमेजन में आप किसी प्रोडक्ट के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, अमेजन पर हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट है वो भी कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों ये दोनों के दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल गलत हैं। तो हमारे पास में इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 तथा कथन 2 दोनों असत्य हैं। आगे हमारे पास में 20वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में पहले से सेव की हुई फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने हेतु कौन सा ऑप्शन प्रयुक्त होता है। यानी कि दोस्तों आपने MS वर्ड के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट बनाई और उसको सेव कर लिया, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट रूप से DOCX नाम से सेव हो गई। अब आपको क्या करना है, इस नाम को चेंज करना है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, तो आप उस फाइल का नाम चेंज करने के लिए सेव एज ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट का नाम है वो चेंज कर सकते हैं, यानी कि 20वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, एक्सेल में एक टेक्स्ट के शुरुआत और अंत में उपस्थित रिक्त स्थान को निकालने हेतु प्रयुक्त फंक्शन कौन सा है। यानी कि दोस्तों आपने MS एक्सेल में कोई एक सेल ली और उस सेल के अंदर एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6। क्या लिखा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6।
तो अब आप क्या करना चाहते हो कि इस सेल के अंदर जो 1 और 6 हैं इसको तो रखना चाहते हो, लेकिन दोस्तों जो 2, 3, 4, 5 है इसको हटाना चाहते हो। तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? तो दोस्तों आप उस समय ट्रिम फंक्शन का यूज करोगे, यानी कि 21वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में एनिमेशन टैब का क्या उपयोग है? तो दोस्तों MS पावर पॉइंट के अंदर जो एनिमेशन टैब होता है उसकी सहायता से हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट के ऊपर इफेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, मिनी कंप्यूटर्स का क्या उपयोग है? तो दोस्तों जो मिनी कंप्यूटर्स है उसका उपयोग छोटे व्यापारों में होता है, छोटे छोटे बिजनेस में होता है, यानी कि दोस्तों 23वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, छोटे व्यापारों में। आगे हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से ई कॉमर्स के क्या लाभ नहीं हैं? तो इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। इसमें कहा गया है सामान लौटाना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई सामान मंगवाया है और यदि आपको वह सामान पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? उस सामान को वापस लौटा सकते हो, यानी कि दोस्तों ये क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट का लाभ है। उसी प्रकार से सी ऑप्शन दिया गया है, धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट पर यदि आप कोई सामान मंगवाते हो तो आपसे धोखा है वो बिल्कुल नहीं होगा, 100% आप सुरक्षित होगे, यानी कि दोस्तों ये भी क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट का एक बहुत बड़ा लाभ है। उसी के आगे डी ऑप्शन है, उत्पादों की श्रृंखला। जी हाँ दोस्तों, यदि आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई मोबाइल खरीदना चाहते हो और नाम लिख देते हो तो आपके सामने कई मोबाइल आ जाएंगे, यानी कि दोस्तों किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो उत्पादों की श्रृंखला है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट के लाभ हैं। लेकिन दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट की सबसे बड़ी हानि ये होती है कि उसमें भुगतान के जो विकल्प हैं वो बहुत ही कम होते हैं। जैसे कि पहला भुगतान आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और दूसरा क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी भुगतान का विकल्प है वो नहीं होता, यानी कि दोस्तों 24वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में किसके प्रयोग से एक सेल की सभी सामग्री कई लाइनों में प्रदर्शित होती है? यानी कि दोस्तों आपने क्या किया? MS एक्सेल में बहुत सारे वर्ड लिख दिए और उन वर्डों को आप क्या करना चाहते हो? लाइनों में दर्शाना चाहते हो। तो दोस्तों आप किस फंक्शन का यूज करोगे? दोस्तों उस समय आप रेप टेक्स्ट फंक्शन है उसका प्रयोग करोगे, यानी कि दोस्तों 25वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प डिजाइन टैब में नहीं होता? तो दोस्तों डिजाइन टैब के अंदर क्या क्या होते हैं? थीम्स होते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल्स होते हैं, पेज सेटअप होता है, लेकिन दोस्तों क्लिप आउट ऑप्शन है वो यहाँ पे डिजाइन टैब में नहीं होता, यानी कि दोस्तों 26वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लिप आउट ऑप्शन है वो होता है हमारे पास में MS वर्ड 2010 के अंदर। ये क्या करता है? किसी भी कॉपी किए गए टेक्स्ट को या कट किए गए टेक्स्ट को टेम्पररी रूप से सेव करके रखता है। आगे हमारे पास में 27वां प्रश्न पूछा गया है, निम्न दो कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारे पास में पहला कथन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही भाग है। नहीं दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है, यानी कि दोस्तों पहला कथन है वो बिल्कुल असत्य होगा। उसी के आगे हमारे पास में दूसरा कथन दिया गया है, इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर हार्डवेयर के भाग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न में पहला कथन है वो असत्य होगा और दूसरा कथन सत्य होगा। तो हमारे पास में करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 असत्य एवं कथन 2 सही है। आगे हमारे पास में 28वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में उंडू कमांड का क्या उपयोग है? तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं उंडू कमांड की जो शॉर्टकट कुंजी है वो बताना चाहूंगा। दोस्तों उंडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+Z। क्या होती है दोस्तों? Ctrl+Z। और वहीं रेडो की क्या होती है? Ctrl+Y। और यदि आपको मैं कॉपी की शॉर्टकट कुंजी बताऊं तो कॉपी की होती है Ctrl+C, और यदि आपको मैं पेस्ट की बताऊं तो वो होती है Ctrl+V। अब आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि MS वर्ड में उंडू कमांड का क्या उपयोग है? तो दोस्तों उंडू कमांड क्या करती है? जैसे कि आपने एक नाम लिखा राकेश, क्या लिखा दोस्तों? राकेश। तो आपने यहाँ पे जो H लिखा है लास्ट के अंदर H, अब यदि आप इस H को मिटाना चाहते हो तो आप Ctrl+Z दबाओगे, यानी कि दोस्तों जो अभी अभी आपने कार्य किया है उस कार्य को क्या कर देता है? उंडू कमांड निरस्त कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, उंडू कमांड अभी अभी किए गए कार्य को निरस्त करने हेतु प्रयोग लिया जाता है, यानी कि दोस्तों 28वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 29वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में फ्रीज पेंट्स कमांड का क्या उपयोग है? तो दोस्तों हमारे पास में जो MS एक्सेल के अंदर फ्रीज पेंट्स कमांड होती है वो क्या करती है? वो एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु उपयोग ली जाती है, ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वह स्क्रॉल ना हो, यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारे पास में 30वां प्रश्न पूछा गया है, MS पावर पॉइंट में किसी स्लाइड की साइज को परिवर्तित करने का विकल्प किस स्टेप में होता है? यानी कि दोस्तों आप जो स्लाइड बना रहे हो उसको आप दो साइजों के अंदर लगा सकते हो। पहला आपके पास में क्या होगा? लैंडस्केप, और दूसरा क्या होगा? पोर्ट्रेट। तो दोस्तों यदि आप अपनी मनपसंद की साइज लेना चाहते हो तो आप MS पावर पॉइंट के अंदर कौन से टैब पर क्लिक करेंगे? आप उस समय व्यू टैब पर क्लिक करेंगे। किस पर क्लिक करेंगे दोस्तों? व्यू टैब पर, यानी कि 30वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 31वां प्रश्न पूछा गया है, SSO में किस ऐप को GIS यानी कि दोस्तों जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहा जाता है? तो दोस्तों जो हमारे पास में राजधरा ऐप होता है उसे हम क्या कहते हैं? GIS कहते हैं, यानी कि 31वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जीपीएस की फुल फॉर्म है वो भी बताना चाहूँगा। जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आगे हमारे पास में 32वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले मैं दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताना चाहूँगा। दोस्तों दुनिया का जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 6600 और वहीं भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम। क्या नाम था दोस्तों? परम। यानी कि 32वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हमारे पास में 33वां प्रश्न पूछा गया है, MS वर्ड में आप क्या इंसर्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों हम MS वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो टेबल है वो तो बनती है MS एक्सेल के अंदर, और वहीं स्मार्ट आर्ट, पिक्चर और PDF ये तीनों की तीनों चीजें क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में हम ऐड कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों 33वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 34वां प्रश्न पूछा गया है, MS एक्सेल में लेन फंक्शन का क्या उपयोग है। तो दोस्तों MS एक्सेल के अंदर जो लेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, वो टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को बताता है। यानी कि दोस्तों आपके पास में जो MS एक्सेल के अंदर कोई सेल होती है, उस सेल के अंदर यदि आप कोई टेक्स्ट लिखते हो और उस टेक्स्ट की आप लंबाई मापना चाहते हो तो आप किसका उपयोग करोगे, आप लेन फंक्शन का उपयोग करोगे। यानी कि दोस्तों 34वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे हमारे पास में 35वां प्रश्न पूछा गया है, UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा जो हमारी आधार कार्ड बनाने वाली कंपनी है उसका क्या नाम है, UIDAI है। और वहीं UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि 35वें का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके RSCT एग्जाम के नए सिलेबस के अनुसार 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपके इन 35 प्रश्नों में से कितने % सही हो रहे हैं। और साथ ही यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि आने वाला RSCT एग्जाम देने वाला है तो उसे भी ये वीडियो शेयर करो ताकि उसे भी RSCT के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल पाए और वो भी अच्छे % ला पाए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।